चल पढ़। पोषक में पोषण तत्वों के अंतर्गत दो तत्व बताए थे आपको, मुख्य पोषक तत्व जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, और गौण जिसमें खनिज, विटामिन और रेसे। हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा कंप्लीट कर लिए, अपन पढ़ रहे हैं खनिज। अब खनिज तत्व हमारे लिए आवश्यक होते हैं, पर इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो मतलब जिनकी हमें आवश्यकता कम पड़ती। अब जैसे कि खनिज में क्या काम क्या है हमारे शरीर में, तो खनिज ज़्यादातर हमारे शरीर के निर्माण में काम आते हैं। जैसे कि कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों का, दांतों का निर्माण करता है। जैसे कि आयोडीन हमारी थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है। लोहा हमारे शरीर में रक्त के लिए आवश्यक है। ऐसे ही जिंक, फास्फोरस, ये सभी मिनरल्स, खनिज जो हमारे शरीर में किसी न किसी अंग में आवश्यक होते हैं। दूसरा एक पॉइंट और ये कि इनकी कमी से कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं। जैसे कि कैल्शियम कम हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांत छड़ने लगते हैं। जैसे कि लोहा कम हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। थायराइड की कमी, अपने अगर आयोडीन कमी हो जाए तो थायराइड, गलघोंटू, घेंगा नामक बीमारी हो जाती है। तो ऐसी अनेक बीमारियां इनसे होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कैल्शियम तो पढ़ा दिया था, अपन बात कर रहे हैं क्या कि आयोडीन की। आयोडीन हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, पर चाहिए जरूर होता है, क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिस हमारे गले में एक ग्रंथि जिसका नाम क्या होता है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो सही ढंग से काम करती है, वो आयोडीन पर्याप्त उसे मिले तभी काम करती है। अगर आयोडीन उसे नहीं मिलता तो होगा क्या, तो वह इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाएगा, ये सूज जाएगी, गले में एक बीमारी जैसे बोलते हैं घेंगा, गलकंठ भी बोलते हैं, घेंगा भी बोलते हैं, गलघोंटू भी बोलते हैं, ये अलग अलग नाम है ना। लेकिन इसकी कमी से और बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि जड़मानवता। अगर थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन सही तरीके से नहीं निकला, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चे की शारीरिक विकास तो होता है, पर उसका मानसिक विकास रुक जाता है। हाइपोथायराइडिज्म नाम की बीमारी हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म, मिक्स्डिमा। ये बीमारी काय कमी से होती है, थायरॉक्सिन की कमी से, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, और आयोडीन की कमी से वो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। ध्यान सुनना, दो पॉइंट। थायराइड ग्रंथि की में विकृति आती है काय की वजह से, आयोडीन की वजह से। और जब विकृति आ जाएगी तो वो स्वाभाविक सी बात है, उससे जो निकलने वाला हार्मोन होता है वो नहीं निकलेगा। ग्रंथियों का काम क्या होता है, शरीर में हार्मोन्स निकालती हैं, और हार्मोन्स क्या काम करते हैं, शरीर के विभिन्न कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, उपापचयी अपचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब यदि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नहीं निकला तो क्या होगा, तो हमने कहा साहब हाइपोथायराइडिज्म, मिक्स्ड दमा, जड़ मानवता, ये बीमारियां हो जाती हैं। क्लियर है ना। ये बीमारियां हाइपोथायराइडिज्म, मिक्स्ड दमा, जड़ मानवता, ये बीमारी कैसे हो रही हैं, थायरॉक्सिन की कमी से। और आयोडीन कमी से क्या हो रहा है, घेंगा हो रहा है। ठीक है, देखिए तो भाई इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। आयोडीन, आयोडीन का महत्व क्या है, भोजन में कई सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु इनके बिना हम स्वस्थ नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ हमें बीमारी हो जाती है। आयोडीन मिट्टी में पाए जाने वाला एक आवश्यक पोषक तत्व है। अब आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है, देखो आयोडीन समुद्री भोजन से प्राप्त हो जाता है। अगर मैं बात करूं आयोडीन की, तो आयोडीन में एक और सिस्टम क्या है, आयोडीन जो है वो, जैसे कि हमारे देश में हम आयोडीन काय से लेते हैं, मुख्यतः नमक से मिलते हैं। अपन देते हैं आयोडीन युक्त नमक है, टाटा का नमक, ये नमक वो नमक। दुनिया में अनेक देश हैं, अब ऑस्ट्रेलिया वगैरह या ब्रिटेन वगैरह में, वहाँ पर लोगों का सिस्टम अलग है कि वो लोग ब्रेड में आयोडीन आता है उनके में, जो हम सुबह ब्रेड खाते हैं, क्योंकि ब्रेड वहाँ के लोगों का नित्य प्रतिदिन खाने का, जैसे हम रोटी खा रहे हैं नाश्ता में, वो ब्रेड ही खाते हैं, सुबह दोपहर शाम सारे बहुत सारी डिशेस उनकी ब्रेड से बनती हैं, तो ब्रेड में आयोडीन आता है। अब चूंकि अपने इतने आदमी ने रोटी ढंग से खाए मिल नहीं रही, तो सब्जी मिल नहीं रही, तो ब्रेड कहाँ से खाएगा वो आदमी, इसलिए अपनी सरकार ने सोची कि भाई ऐसी चीज में आयोडीन मिलाओ आदमी कम से कम बस चीजें रोज खाए ही खाए।
तो अपन ने काय मिला हुआ आयोडीन? नमक में। कछु खाए ना खाए, नमक तो हर चीज में डलेगा ही डलेगा, इसलिए हमने आयोडीन कायम डाला, नमक में डाला। ठीक है, देखिए अब हमने कहा कि साहब आयोडीन की कमी के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। देखिए आयोडीन की कमी के अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं अलग अलग स्थिति में। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आयोडीन की कमी से हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसका आकार बढ़ जाता है, वो सूज जाती है, तो हमें गलकंड या घेंगा नाम की बीमारी हो जाती है। और जब वो गलकंड या घेंगा हो जाएगा, मतलब हमारी थायराइड ग्रंथि विकृत हो जाएगी, तो वो थायरोक्सिन जो हार्मोन निकालती है वो हार्मोन नहीं निकलेगा। वो हार्मोन नहीं निकलेगा तो व्यक्ति का मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अब जो गर्भवती महिलाएं हैं या गर्भस्थ शिशु है, गर्भ के अंदर शिशु पल रहा है, या फिर सामान्य बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, उनमें मानसिक विकास उस गति से नहीं हो पाएगा। इसलिए वो जड़ मानवता, जड़ मानवता मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा साहब व्यक्ति तो बड़ा हो गया पर उसकी बुद्धि छोटी सी है ना, कोई मिल गया फिल्म में ऋतिक रोशन जैसा हो जाता है, वो वाली कंडीशन हो जाती है। तो देखो वयस्क में क्या दिक्कत हो, क्या होगी, वयस्क में शारीरिक और मानसिक विकार, थायराइड ग्रंथि की सूजन, इसे हम क्या बोलते हैं, घेंगा, क्या बोलते हैं, घेंगा। बच्चों में क्या होगा, मानसिक मंदता, दिमाग उतना मजबूत नहीं हो पाएगा, शारीरिक अपंगता हो सकता है, उसके शरीर में किन्हीं अंगों का जो है सही से विकास ना हो पाए, बहरापन, गूंगापन, बौनापन, भेंगापन, भेंगा मतलब आंखों से भेड़ा देखना। ठीक है, गर्भावस्था में यदि आयोडीन की कमी होती है तो क्या होगा भैया, बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है, बोल नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता, सोच नहीं पाता, ये सब काम हो जाते हैं काय कमी से, जब हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होती। ठीक है, अब ये जब हमें मालूम चल गया इसके दुष्प्रभाव हैं, तो हमें आयोडीन की पूर्ति करना चाहिए। फिर कितना किस अवस्था में आयोडीन चाहिए होता है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये बहुत ही अल्प मात्रा में, ये जो पोषक तत्व हैं इनकी आवश्यकता शरीर को बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में होती है। हमने दो प्रकार के पोषक तत्व पढ़े हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मुख्य पोषक तत्व तीन ही है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, और तीन जो है देखिए। तो गर्भावस्था में आयोडीन की कमी के कारण बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है, ऐसे बच्चों का इलाज संभव नहीं है, इसे होने से रोका जा सकता है अगर माता को गर्भावस्था के दौरान आयोडीन युक्त भोजन दिया जाए। आयोडीन की कमी से बचाव के लिए क्या करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, आप आयोडीन दो खवाओ और का है। आयोडीन की कमी से बचने के सबसे आसान तरीका है कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करें। हम प्रतिदिन 10 ग्राम नमक खाते हैं, जिसमें हमें प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार आयोडीन की प्राप्ति हो जाती है। अब 10 ग्राम तो कुल नमक ही खा रहे हो, तो नमक में आयोडीन कितना कम हुए, वो तो आयोडीन को ग्राम में नहीं, माइक्रोग्राम में, बहुत मिलीग्राम में नापा जाएगा। ठीक है, देखो आयोडीन युक्त नमक का रख रखाव, अब जैसे अगर आपके नमक में आयोडीन भी है, तो वो आयोडीन युक्त नमक को यदि तुमने खुले में छोड़ दिया, धूप में रख दिया, सीलन में रख दिया, तो उसके आयोडीन क्या, वैसे तो उसमें बहुत कम मात्रा में लाया जाता है, तो वो सब खराब हो जाता है, सीड़ गया, नमक उड़ गया, तो वो काम कर नहीं देता। इसलिए नमक को सदैव हमें डब्बों में और वो भी एकदम पैक करके रखना चाहिए। ठीक है, बहुत तेज धूप में, आग के पास, एकदम ठंडा या पानी के पास इसने रखना चाहिए, एकदम ड्राई अवस्था में होनी चाहिए, सूखी और ठंडी जगह पर उसको रखना चाहिए। तो आयोडीन युक्त नमक की को ज़्यादा देर तक धूप में, नम वातावरण में रखने से आयोडीन तत्व कम हो जाता है। इसलिए घर में आयोडीन युक्त नमक को हमेशा डिब्बों में बंद अग्नि से दूर संग्रहित करना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक क्या है भाई, यह नमक साधारण ही नमक है जिसमें आयोडीन मिलाया जाता है। पहले ये हम लोग देखते थे कि खड़ा नमक आता था, आप लोगों ने देखा होगा, कट्टी के आते थे, उनको लोग घर पे पीस लेते थे। फिर गवर्नमेंट ने उस नमक को पूरी तरीके से बंद कर दिया, केवल आयोडीन युक्त नमक ही मार्केट में बिकता है अब, जिसका रंग व स्वाद साधारण नमक की तरह ही होता है। 1 किलो साधारण नमक में 50 मिलीग्राम पोटेशियम आयोडेट, जिसमें आयोडीन होता है, पोटेशियम के साथ क्या मिला दिया, आयोडेट, आयोडेट माने आयोडीन, मिलाया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको किस उम्र में किस हिसाब से आयोडीन खाना चाहिए। तो उम्र के हिसाब से आयोडीन की आवश्यक मात्रा की बात करें हम, देखिए अगर शिशु है, मतलब 0 से 11 महीने का बच्चा, तो उसके भोजन में प्रतिदिन 50 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छा अब
कम से कम 0 से 6 माह तक तो वो केवल माँ का दूध पीता है, तो तुम आयोडीन कहाँ से खिलाओगे, उस नमक खिलाओगे क्या? अरे भाई माँ आयोडीन खाएगी तो उसको दूध में आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 महीने बाद हम उसे तो खिचड़ी या जो कुछ पानी मानी दाल का पानी जो कुछ भी देने लगते हैं, तो वो उसमें उसको नमक मिला के खिलाते हैं। अगर बच्चा है 12 से 51 माह का है तो उसे 90 माइक्रोग्राम। स्कूल जाने वाला बच्चा है 6 से 12 साल का तो उसके लिए 120 माइक्रोग्राम। सामान्य व्यक्ति है तो उसके लिए 12 वर्ष से अधिक का कोई भी लड़का लड़की व्यक्ति तो उसे 150 माइक्रोग्राम। ये इम्पोर्टेंट हो जाता हमारे लिए, नॉर्मल है ये। ठीक है, और ये वेरी मोस्ट है गर्भवती जिसके पेट के अंदर बच्चा पल रहा है, धात्री जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है, उनको 200 माइक्रोग्राम आयोडीन की, याद रख लेना, ग्राम ग्राम नहीं है, माइक्रोग्राम है ना। तो मैं 200 ग्राम भी लिखो, 200 ग्राम खुआ दो, है ना। ठीक है, तो 200 ग्राम माइक्रोग्राम आयोडीन की प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। ठीक, गलकंड या घेंगा रोग, ग्वाइटर जिसे हम बोलते हैं, आपने देखा ये गले में बहुत बड़ा सा एक फोड़ा सा बन जाता है। यह रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। आ- आयोडीन थायराइड नामक ग्रंथि द्वारा स्त्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि हमारी क्या बनाती है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाती है, और यह हार्मोन हमारे शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। थायरोक्सिन हार्मोन बन काय में रहा है, थायराइड नाम की ग्रंथि में। थायराइड ग्रंथि कहाँ है, गले में। थायराइड ग्रंथि होती है, उसके जस्ट पीछे क्या होती है, पैराथायराइड। अंतः स्त्रावी ग्रंथियां आपके सिलेबस का टॉपिक है। जब मैं आपको तंत्र पढ़ाऊंगा, पाचन तंत्र वगैरह, प्रजनन तंत्र, है ना, ये सारे तंत्र पढ़ने के बाद में हम उसी टॉपिक में पढ़ेंगे, अंतः स्त्रावी ग्रंथियां। ठीक है, तो लक्षण क्या है भैया, थायराइड ग्रंथि हमारी ग्रीवा में स्थित है, ग्रीव मतलब गर्दन में, यहाँ पे थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायराइड ग्रंथि क्या नहीं निकालेगी, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकालेगी। आयोडीन की हीनता से थायराइड ग्रंथि का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाता है। जब आयोडीन नहीं होता तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसे गलकंड या घेंगा कहते हैं। बाल्यावस्था में आयोडीन कमी से थायराइड की कार्य क्षमता कम हो जाने के परिणाम स्वरूप शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि में रुकावट भी आ जाती है। बच्चे का शरीर भी विकसित नहीं हो पाता और दिमागी तौर पर भी कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए रोकथाम क्या, तो वही रोकथाम, आयोडीन खिलाओ। आयोडीन मिलेगा कहाँ से, तुमने कहा नमक से मिलेगा आयोडीन, इनसे कह दी कि ले जाए क्लास में आके किताब। ठीक है, देखो समुद्री खाद्य पदार्थ, समुद्र में चूंकि नमक पोटेशियम कैल्शियम, समुद्र में ज्यादातर लवण घुले होते हैं। देखो हमको जितने भी मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स मतलब क्या, हमको भैया लोहा चाहिए, आयोडीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, ये जितने भी खनिज होते हैं, ये खनिज हमको कहाँ से मिलते हैं, ज़्यादातर हमको खनिज मिलते कैसे हैं, हमारे पीने के पानी से मिल जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए। आरओ के पानी में क्या होता है कि भाई पूरी तरीके से फिल्टर करके केवल पानी पानी, अब पानी होता क्या है, पानी होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। अब ये तो दोनों गैस हैं, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। शुद्ध पानी होता है वर्षा का जल। क्या होता है, वर्षा का जल। अब वर्षा का जल जो एकदम सीधा आसमान से आप उसको हथेली पे ले लो, उसको पियो तो वो बिल्कुल बेस्वाद लगता है, कड़वा कड़वा सा, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन वही पानी जमीन पे गिरता है, जमीन से जमीन में उसमें बहुत सारे खनिज, ये जो चट्टान है पत्थर सब में सब घुल मिल जाते हैं, वही पानी नीचे चला जाता है, उसी को पानी हम जमीन से निकाल के पीते हैं तो वो हमको मीठा लगता है या खारा लगता है। भाई ज़्यादा खनिज घुल जाएंगे तो खारा हो जाता है। वही खनिज हमारे शरीर में मिलते हैं। इसके अलावा हमें खनिज कहाँ से मिल जाते हैं भाई, चाहे तो आप जो सब्जियां खाओगे, जैसे मान लीजिए अब दूध पिया आपने, दूध में आपको कैल्शियम फास्फोरस मिल गया, आपने पालक खाया तो आपको लोहा मिल गया। ऐसे ही हमने कहा समुद्र में का जो जल होता है उसमें जो जीव जंतु रहते हैं समुद्र में, समुद्र की केकड़े झींगा मछली या समुद्र में जो कुछ भी हो रहा है उनको खा रहा है, तो वो क्या है, समुद्री खाद्य पदार्थ, उनसे आपको आयोडीन मिल जाएगा। अब भी तुम खा जा नहीं पा रहे तो तुम नमक खा ली करी आयोडीन वाला। ठीक है, पत्तेदार सब्जियां खाओ, पालक मेथी बथुआ चना की भाजी, जल आयोडीन नमक युक्त नमक आयोडीन की प्रचुर मात्रा में होती है। इन भोजन में इन पदार्थों को शामिल करने से थायराइड पुनः सामान्य रूप से क्रियाशील हो जाता है। अगर आपकी थायराइड ग्रंथि में कोई गड़बड़ चल रही है ना, तो आप बढ़िया आयोडीन युक्त भोजन करिए, ठीक हो जाएगी। और एक प्राणायाम होता है उज्जाई,
वो प्राणायाम करिए। किसी को अगर दिक्कत है, गले की दिक्कत है, गले में खराश है, गले में टॉन्सल वगैरह भी हो रहे हैं, तो बढ़िया ऐसे नाक बंद करके ऐसे मुंह मुंह बंद करो, नाक से सांस लो अंदर, गले से आवाज करती है ऐसे, ऐसे किया करो सुबह उठ के 3-4 बार, है ना। तो आपकी एक गले की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त आयोडीन तेल, पॉपी के बीज का तेल, ये पॉपी होता हुआ कुछ अपन नहीं जानते, देख लेना तुम्हें। अंतरपेशीय इंजेक्शन अथवा आईसीएमआर द्वारा विकसित सोडियम आयोडेट की गोली घेंगा उपचार में प्रभावशाली होती हैं। आईसीएमआर द्वारा विकसित हैं काई गोलियां हैं? सोडियम आयोडाइड की गोलियां। ये टैबलेट्स भी आती हैं, इन टैबलेट्स को खाने से भी हमारा ये जो है गलकंठ या घेंगा रोग ठीक हो जाएगा। अब अगला हमारा जो खनिज है, मिनरल्स है, उसका नाम है जिंक, जेड जिंक। अब जैस जिंक है भाई, जिंक, एक स्वस्थ मानव शरीर में जिंक की मात्रा कितनी होती है? 1.4 से 2.3 ग्राम तक होती है, पूरी बॉडी में ही होती है इतनी मात्रा। अब ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, पैनक्रियास मतलब हमारा अग्नाशय, आमाशय के नीचे क्या होता है? अग्नाशय। अग्नाशय बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि, उससे क्या निकलते हैं? उससे हमारे भोजन को पचाने वाले संपूर्ण पाचक रस निकलते हैं। हमारे भोजन में मुख्य भोजन 3 है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ये आप अच्छे से याद रख लेना, पाचन तंत्र में आपको पढ़ाऊंगा, तब पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। आप क्या खाते हो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा खाते हो। रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, गेहूं में, मक्का में, चावल में, ज्वार में, सब में कार्बोहाइड्रेट से, आलू में, शकरकंद में। दाल में, मांस में, अंडा में, मछली में, दूध में, इनमें प्रोटीन्स है। और तेल, घी, डालडा, ये सब क्या है? वसा है। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट पच के क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। आखिर क्या बनता है? ग्लूकोज। प्रोटीन आखिर में पच के क्या बनता है? अमीनो अम्ल। क्या बनता है? अमीनो अम्ल। और वसा पच के बनता है ग्लिसरॉल। क्या बनता है? ग्लिसरॉल। इन तीनों को पचाने के लिए जो एंजाइम्स निकलते हैं वो हमारे पेनक्रियास से निकलते हैं। कैसे? पेनक्रियास मतलब अग्नाशय है ना। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन नाम के 3 एंजाइम होते हैं। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, जो इन तीनों चीजों को पचाते हैं। ठीक है। और वो पेनक्रियास ढंग से काम कब करेगी? जब उसमें क्या आएगा? जिंक होगा। दांत, अस्थियां माने हड्डियां में इसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। कार्य क्या है इसके? अब आप सोचो, हमारे पेनक्रियास यानी अग्नाशय से एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। क्या नाम होता है? इंसुलिन सुना है आपने? हमारी जो अग्नाशय होता है उससे निकलता है इंसुलिन। अब इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन का काम होता है कि वो हमारे ब्लड में, हमारे खून में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करे। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ही तो शुगर होता है, वो ग्लूकोज ज्यादा ना पहुंचे, उसे नियंत्रित करता है कौन? इंसुलिन। अब इंसुलिन निकलता कहां से है? इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से। अग्नाशय में भी क्या होती है? बीटा सेल होती है। क्या होती है? बीटा कोशिकाएं। सेल माने कोशिकाएं। सब बीटा कोशिकाओं से निकलता है। आ रही बात समझ में? तो ये अगर जिंक की कमी हो जाएगी तो इंसुलिन नहीं बनेगा। तो क्या है भाई इसका महत्व कार्य क्या है? यह इंसुलिन हार्मोन का एक अवयव है। अवयव मतलब हिस्सा, अंग। यह कार्बोनिक एनाहाइड्रोज एंजाइम का प्रमुख घटक है। यह न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण व अपघटन की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूक्लिक अम्ल जो बनते हैं उनसे हमारी तंत्रिका, कोशिकाएं, दिमाग को सूचना, देखो हमारे शरीर में एक तंत्रिकाओं का जाल है, नर्वस का जाल है, और न्यूक्लिक अम्लों से वो बना होता है। हमारे मस्तिष्क में अगर तुमरे कोई ने पीठ में चोट ले ली तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि कैसे मालूम चलो कि आपके शरीर में जो जाल बिछा है वो तुरंत द्रुत गति से, तीव्र गति सूचना कहाँ भेजता है? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क ही सूचना आपके हाथ को भेजेगा कि जाके मच्छर मार दो। ये आदान प्रदान दिमाग का, दिमाग से चल रही पूरी बॉडी, तो दिमाग में सूचना है तुरंत पहुंचना, आंख से देखा सूचना दिमाग में पहुंच गई, कान सुना दिमाग दिमाग में सूचना पहुंच गई। ये सूचनाएं नर्वस सिस्टम के जरिए होती हैं, और उसके निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एल्केलाइन फास्फोटेज तथा कार्बोक्सी पेट्राइडेज में भी विद्यमान होता है। ठीक है, अब इसको पढ़ लेना। अब आप देखिए इसकी आवश्यकता कितनी है। एक शिशु को चाहिए 3.5 मिलीग्राम, एक वयस्क को चाहिए 15 मिलीग्राम,
धात्री अवस्था में दूध पिलाने वाली महिला को 25 ग्राम प्रतिदिन, एक बालक को 10 मिलीग्राम। बालक मतलब 6 से 12 साल, बालक मतलब 6 से, शिशु समझते हो 2 साल तक शिशु होता है, वयस्क होता है 18 साल के बाद, कोई भी महिला पुरुष तो 15 ग्राम चाहिए। लेकिन यदि धात्री अवस्था में हो, धात्री अवस्था में हो तो 25 ग्राम, धात्री मतलब दूध पिला रहे हो आप, और यदि गर्भावस्था में है तो फिर 20 मिलीग्राम। गर्भावस्था में 20 ग्राम, धात्री है तो 25 ग्राम, ठीक है। शिशुओं को 3.5 ग्राम, वयस्कों को 15 ग्राम और बालकों को 10 ग्राम, ठीक है। कहाँ से मिलेगा भैया हमको जिंक? तो मांस, मछली, अनाज, बीन्स, बीज वगैरह जो भी है। कमी के क्या प्रभाव है? अगर कम हो जाएगा जिंक तो क्या होगा भाई? अगर आपकी शरीर में जिंक की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? शरीर की वृद्धि व विकास दुष्प्रभावित होगा और जनन तंत्र में ह्रास उत्पन्न होगा, जननांगों में कमी हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, भूख में न्यूनता आ जाएगी, त्वचा में अनेक परिवर्तन, त्वचा रूखी हो जाए, रफ हो जाए, दरारें दरारें पड़ जाए, स्किन में स्किन का जो तेज चला जाए, बौनापन, लंबाई नहीं बढ़ेगी बच्चों की, गंजापन, बाल झड़ जाएंगे सब रे, ठीक है। वो घाव भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपके शरीर में जो घाव हो जाएंगे बहुत आसानी से नहीं भरेंगे। ऐसी बात नहीं कि कमी के प्रभाव है, ऐसी बात ज़्यादा ज़्यादा जिंक होगा है ना। जैसे कि हर चीज़ की एक लिमिट है, अति और कमी दुनिया में हर चीज़ की बुरी होती। हमने कहा शरीर में हमारे में जिस तरीके से लोहे की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है, या तांबे की आवश्यकता है, सब धातु खनिज हैं। जैसे हमारे शरीर में अगर हम तांबा तांबा जो होता है ना, कॉपर, तो कॉपर अगर हमारे बॉडी में कम होगा तो हमारी मानसिक सूचना संवेदन दिमाग ढंग से काम नहीं करता। लेकिन यदि तांबा ज़्यादा हो जाएगा तो आपको विल्सन नाम का रोग हो जाता है। कैल्शियम चाहिए, हड्डियाँ ढंग से काम नहीं करेंगी, लेकिन अगर ज़्यादा कैल्शियम खा लिया तो आपकी हड्डियों में विकृति पैदा हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही जो जिंक है, इसकी कमी से ये सारी बीमारियां हो रही हैं। अगर अधिकता हो गई तो यकृत व गुर्दे में लोह तत्व की कमी हो जाती है, लीवर में, है ना, वृद्धि दर कमी हो जाती है, प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, और पैनक्रियास रेशे में ऊतकों का निर्माण करता है। हमारी जो अग्नाशय होता है उसमें रेशेदार ऊतक, ऊतक माने टिश्यू बनने लगते हैं। तो ये इसकी अधिकता के प्रभाव है। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है हमारा, ये तो सब पढ़ के आपको ये तो याद तो रहेगा नहीं, इसमें समझ गए तो अलग ही सही में जाता है कि क्या क्या लगभग लगभग कमी के प्रभाव तो सबके सेम सेम रहते हैं। हर चीज की कमी होगी तो वृद्धि तो रुकेगी ही रुकेगी। लेकिन मेन चीज ये पॉइंट अच्छे से याद करना चाहिए हमको, क्योंकि ये किसको कितना चाहिए होता है, ठीक है। वो खास तौर पे शिशु, धात्री और गर्भवती, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आपको ज्यादा बनेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। शिशुओं के पोषक तत्वों की अनुशासित दैनिक मात्रा। अब बच्चों को अगर हम टोटल शिशुओं की बात कर रहे हैं, शिशु 0 से भाई अपन 6 मंथ, 12 मंथ, एक साल, 24 मंथ, 2 साल, 2 साल तक शिशु हम मानते हैं। तो उस समय हर चीज की बात करें, चाहे तो आप बात करें कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, वसा, प्रोटीन्स, खनिज, कितनी कितनी मात्रा, तो अलग से ही पूरा चार्ट अपन ने यहाँ पे बना लिया। और ये वेरी मोस्ट चार्ट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए जैसे ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा कायम दी जाती है कैलोरी में। मैंने आपको बताया था कैलोरी क्या होती है, 14 से 15 ग्राम डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस के पानी को, के तापमान को जब 1 डिग्री बढ़ाते हैं, 14 डिग्री सेल्सियस का पानी है कोई 1 ग्राम पानी, उसके तापमान को कितना बढ़ाना है आपको, 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसे गर्म करने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है क्या कहलाती है, 1 कैलोरी कहलाती है। समझ में आई बात? 1 ग्राम पानी है, उसका तापमान है 14 डिग्री, उसको हमने बढ़ा के कितना कर दिया, 15 डिग्री, कितना बढ़ाया, 1 डिग्री, जब 10-15 किया तो उसको गर्म करने में कितनी ऊर्जा हमको खर्च करनी पड़ी, कितना गैस जला हमारा, तो उसी को क्या कहते हैं, 1 कैलोरी, ठीक है। तो कैलोरी 108 ग्राम, 108 किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से चाहिए, यानी 6 माह तक। और फिर चाहिए कितनी, 98 किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से, नहीं 1 किलोग्राम वजन के हिसाब से, हर 1 किलोग्राम पे, समझ गए।
हर 1 किलोग्राम पे है ये। 1 किलो बच्चा तो उतना ही, 2.5 किलो से कम का तो होगा ना। तो हर प्रति किलोग्राम की बात हो रही है, क्या हो रही, प्रति किलोग्राम की। ये आईसीएमआर द्वारा अनुशासित है। आईसीएमआर ने ये रिकमेंड की है कि इतनी तो चाहिए कम से कम प्रति किलोग्राम। समझते हो ना, 1 किलो के बच्चे के लिए इतनी, 2 किलो के लिए इतनी, हर किलोग्राम पे इतना बढ़ाना है आपको। प्रोटीन 2.5 ग्राम चाहिए प्रति किलोग्राम वजन पर। ठीक है, ये 6 माह तक है, और 6 से 12 आया तो 1.65 ग्राम किलोग्राम शारीरिक वजन पर। ठीक है, ये मात्रा कायम है, ग्राम में है। ये चीज समझना मेरी बात, 2.25 ग्राम चाहिए प्रोटीन हर 1 किलोग्राम वजन पर। बात समझ में आ गई ना। बच्चा यदि 1 किलो का है तो 2 ग्राम, 2 किलो का है तो 4 ग्राम, 3 किलो का है तो 6 ग्राम। समझ गया मेरी बात। अगर बच्चा 6 माह से 12 माह के बीच का है तो फिर 1.65 प्रति किलोग्राम वजन पर। कैल्शियम की बात करते हुए कायम है मिलीग्राम में, तो 500 मिलीग्राम कैल्शियम 0 से 6 माह के बच्चे को, और ये 6 से 12 के लिए 500 किलोग्राम। विटामिन ए रेटिनॉल ये माइक्रोग्राम में ना 350 माइक्रोग्राम चाहिए। ये भी 350 चाहिए, मतलब इसमें भी 6 से 12 तक ही मान लो आप। बीटा कैरोटीन माइक्रोग्राम ये 1200। और थाइमिन, अब ये काय के नाम है, ये विटामिन के नाम है। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी को थाइमीन कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अगला हमारा जो है पोषक तत्व कौन सा है, विटामिन है। तो थाइमीन मतलब बी फर्स्ट होता है, ये हमको चाहिए भैया थाइमीन 55 55 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम पे, है ना। ये 50-55। नियासिन ये 710 माइक्रोग्राम प्रत्येक शारीरिक वजन पर, है ना। राइबोफ्लोविन 65। ये सब विटामिन के नाम है, इसको अच्छे सुन लेना। आपको याद नहीं अलग बात है। 65 किलोग्राम शारीरिक वजन पर। और ये पायरोडोक्सिन 0.1। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी होता है, हमारा विटामिन सी होता है, ये 25 ग्राम। देखो, अब ये आंकड़े आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मेन खेल आंकड़ों का है। बोल दो बैठ जाए, आ रहे हैं मैम, क्लास पढ़ा रहे हैं। हाँ तो बोल दे बैठ जाए तो जाइए रे। देखो, अब ये आपको अगर चीजें जो हैं ये समस्या देने वाली हैं, ये आसानी से याद तो होती नहीं, और इनको हमको ढंग से ही पढ़ना पड़ेगा बैठ के, हमारा दिमाग लगा के, न होश में। उधर 10 5 5 रिवीजन करने पड़ेंगे, फिर भी हम कुछ ना कुछ तो आधी पढ़ी वैसे ही भूल जाते हैं। भाई कुछ तो याद रहेगा जब ढंग से पढ़ोगे, तो फिर टेस्ट में आएगा तो आप सही कर लेना, है ना, याद आ जाएगा। पेपर में क्वेश्चन लगाओगे उसको तब अच्छे से होगा, क्योंकि ये प्रमाणिक है। एक बार फिर पढ़ लेना। आप इसको भी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, थोड़ा इसको कम करना। इससे थोड़ा सा कम ही चाहिए होता है, क्योंकि जितने बच्चा बड़ा होता जाता है उसके लिए आवश्यकता कम होती जाती है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा कितनी, 108 ग्राम चाहिए प्रति किलोग्राम पर शिशु को। प्रोटीन चाहिए केवल 2, याद कर दो, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से। कैल्शियम चाहिए 500 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम पर। विटामिन ए चाहिए हमको 350 माइक्रोग्राम। बीटा कैरोटीन चाहिए 1200। थाइमीन चाहिए हमको 55 ये सब माइक्रोग्राम है, ठीक है, हर किलोग्राम पर। और नियासिन चाहिए 710 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम पर। और राइबोफ्लेविन चाहिए 65 ग्राम प्रति किलोग्राम पर। ये छोड़ दो, इसको मत पढ़ना। ये पढ़ लो एस्कॉर्बिक एसिड। इन दोनों में कम से कम तुम ये तो याद कर ही लेना, विटामिन ए याद कर लेना, थाइमीन याद कर लेना, राइबोफ्लेविन याद कर लेना, और एस्कॉर्बिक एसिड याद कर लेना। ये 4 याद कर लेना। इनको भले छोड़ देना, ये बीटा कैरोटीन ये छोड़ देना, नियासिन छोड़ देना, ये पायरोडोक्सिन इनको मत पढ़ना, ठीक है। देखिए, विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए संतुलित आहार वेरी मोस्ट। विद्यालय पूर्व मतलब 3 साल से पहले, मतलब 6 वर्ष से पहले।
3 से 6 साल, मतलब जन्म से लेकर 6 साल तक, क्योंकि 6 साल में बच्चा कहाँ पहुंचेगा, स्कूल पहुंचेगा। देखिए आईसीएमआर द्वारा अनुशंसित है। अनाज, मोटे अनाज, मिलेट, ज्वार, बाजरा, गेहूं, सब इसमें देखें तो ये 1 से 3 वर्ष के बच्चों को कितना चाहिए, मात्रा, मात्रा कायम दी गई है, ग्राम में दी गई, 120 ग्राम। और 4 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए 210 ग्राम। कितने अनाज, चाहे मोटे अनाज जो है, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार जो है, प्रतिदिन 120 ग्राम दो, 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए, और 4 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए 210 ग्राम। दालों की बात करें तो रोजाना कितनी खवाने अपनी, अगर मोटा मोटी 3 साल तक को है तो वह 30 ग्राम दाल डेली खवाओ, और 6 साल तक को है तो वह 45 ग्राम। ठीक। दूध तो देने, दूध भैया 500 ग्राम दूध, आधी किलो दूध पियाओ। अरे पी जाता मोटा मोटी आधी किलो दूध। अरे कहा नहीं पानी में, या तो कम से कम आधी किलो पियाओ। बहुत हो जाते आधी किलो, कहीं बहुत नहीं हो भाई, कहीं और खा रहे हैं अच्छा, है ना। तो 500 ग्राम दूध, अब हो चाहे ना हो, जो आईसीएमआर ने कही तो याद करने कर लीजिए, चाहे वो खाए चाहे ना खाए, पेपर में जो ये आए वो। ठीक है। फल सब्जियां, जड़ें, कंद, आलू, शकरकंद जो भी है, हरी पत्ते, इसकी हम बात करें फल सब्जी जड़ कंद, तो ये 50 ग्राम प्रतिदिन, और बड़े बच्चों के लिए 100 ग्राम। हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां ये 50 ग्राम 50 ग्राम, अन्य सब्जियां सब 50 ग्राम, फल 100 ग्राम डेली। ठीक है। और चीनी कितनी देना है, 25 ग्राम छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को 30 ग्राम, जे मुलक्खा जाता है। घी तेल तो 20 ग्राम और 25 ग्राम। ये किसके लिए है, ये बच्चों के लिए है, विद्यालय पूर्व, वो शिशुओं के लिए भोजन था, वो कैलोरी वगैरह हम उसमें दिया था, ये अच्छे से दिया है सरल भाषा में, भोजन की मात्रा। अब अगली बात हो रही, कहा कि लौह तत्व की, आयरन बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या जरूरी है, क्योंकि आयरन ही हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। क्या काम करता है, कि हमारा रक्त में जो होता है ना, रक्त, रक्त में क्या होती है, आरबीसी। आरबीसी काय से बनी होती है, हीमोग्लोबिन से। कैसे बनी होती है, हीमोग्लोबिन। कायम पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कायम पाया जाता है भैया, आरबीसी। और हीमोग्लोबिन में दो चीजें हैं, एक तो हीम है और दूसरा ग्लोबिन है। हीम क्या होता है, हीम क्या होता है, लोहा। क्या होता है, लोहा। और ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। तो भैया जब शरीर में लोहा नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगी, आरबीसी। वो आरबीसी नहीं बनी तो आरबीसी का क्या काम होता है, ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होता है, आपने सांस ली, फेफड़े में पहुंची, फेफड़े से उस हवा से ऑक्सीजन को लेके जाता है पूरे शरीर में, कौन, रक्त। रक्त में को ले जाता है आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या है, लोहा। वह लोहा ही अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है। कौन जोड़ता है भाई, खून के पास कोई कट्टी मट्टी तो है नहीं कि बोरा मोरा जहां से ऑक्सीजन भर ले जाए। समझ रहे मेरी दिमाग, सांस ली, फेफड़े में पहुंच गई हवा, अब यहाँ से खून के साथ में जाएगी ऑक्सीजन, कैसे जाएगी। तो वहां में क्या होता है, जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ले जाके पूरे शरीर में हर कोशिका तक पहुंचा देता है। वो कोशिका में आप जानते हो कि आप पचा हुआ भोजन आप पेट से पहुंच जाता है खून के जरिए, वो भी ग्लूकोज के रूप में। तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन करते हैं क्रिया, और ये प्रक्रिया कहलाती है क्या, श्वसन। क्या कहलाती है, जानते हो ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में ऊर्जा। ठीक है। तो इसीलिए अब जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन के बनेगी श्वसन के दौरान। तो जल तो तुम मूत्र के जरिए, पसीना के जरिए शरीर से निकाल रहे हो, CO2 तुम नाक से ही छोड़ रहे हो, साथ में उसमें क्या बनती है, महत्वपूर्ण चीज ऊर्जा। क्या बनती है, एनर्जी, एटीपी के रूप में निकलती है। और बस भाई एनर्जी की दम पे हम आज जिंदा हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, सांस ले रहे हो, दिल धड़क रहा है, हार्ट, किडनी, लीवर सब काम कर रहे हैं। जो सब पूरा खेल काय को है, तो ऊर्जा बनवे को। ऊर्जा काय से बनी भाई, ग्लू ना ऑक्सीजन आती, ना आप तुम कछु खाते पेट में, तो वह श्वसन ना हो तो। अब ऊर्जा, ऑक्सीजन ले को आओ तो
रक्त लेके आओ तो रक्त में को आरबीसी, आरबीसी में काय से आई थी भाई, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन में क्या है तो लोहा। अब लोहा ना होएगा तो तुम चक्कर खा के गिर जाओगे भैया, काय कि ऊर्जा ना होएगी, इसलिए आपको बीमारी हो जाएगी कौन सी, एनीमिया। समझ में आ रही मेरी बात। तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। अब लोह तत्व की कितनी मात्रा किसको चाहिए, एनीमिया माने क्या होती है, खून की कमी, रक्त अल्पता। अगर पुरुष है तो 28 मिलीग्राम रक्त लोहा उसको रोज चाहिए, मिलीग्राम। अब ये कहाँ से मिलता है आपको, भाई पालक खा जाओ, लोह मत खाइए घर जाके कीला मीला खा जाओ, घर को तवा खा जाओ लोहे को, नहीं भैया पालक का मिल जाता है। लोहे की कढ़ाई में अगर तुम हलवा बना के खा लो, लोहे की कढ़ाई में सही बना के खा लो, तो वो उसमें उसके लोहे के लवण आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो महलन जा चाहिए लोह 30 मिलीग्राम, है ना। और गर्भवती महिला तो और ज्यादा चाहिए, क्यों भैया, उसके पेट में बच्चा बन रहा है, तो 38 मिलीग्राम। और धात्री माता को भी कितना चाहिए, 30 मिलीग्राम। दूध पिलाने वाली माता को कितना चाहिए, 30 मिलीग्राम। अब आपके लिए ये छोटे छोटे आंकड़े बड़े परेशानी पैदा करने वाले हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। ये कुछ क्योंकि आंकड़े जहाँ भी होते हैं वहाँ दिक्कतें होती हैं याद करने में उन्हें। अच्छे से पढ़ोगे उसमें, इसलिए हम कम 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 करके पढ़ रहे हैं जिससे तुमको आसानी से याद हो जाए। अब देखो बालक की बात करें तो देखो, अब इसमें 1 से 3 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 7 से 9 वर्ष अलग अलग दिया है। 1 से 3 वर्ष बालक के लिए 12, 4 से 6 वर्ष बालक के लिए 18 मिलीग्राम, और 7 से 9 वर्ष बालक के लिए 26 ग्राम। ये बालक है थे, है ना। अब लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग दिया फिर उम्र में। जहाँ तक तो बालक बाल्यावस्था तक तो लड़के लड़की सेम रहते हैं, 12 वर्ष तक सेम रहते हैं। 10-12 वर्ष के बाद फिर लड़कियों की वृद्धि अलग होती है और लड़कों की वृद्धि अलग होती है। जब किशोरावस्था लग जाती है, लड़कियां आप देखते हैं कि 12-13 साल के बाद एकदम बड़ी हो जाती हैं, और लड़के थोड़े से 14-15 साल में कम बढ़ते हैं, लेकिन 14-15 साल के बाद फिर लड़के एकदम बड़े हो जाते हैं, है ना। तो लड़कों के लिए फिर 10 से 12 वर्ष के लिए अलग, 10 से 12 वर्ष के लड़के के लिए 34 मिलीग्राम, 13 से 15 वर्ष के लिए 41, और 16 से 18 वर्ष के लिए 50 मिलीग्राम चाहिए। लड़कियों के लिए चाहिए भाई, देखो लड़कियों के लिए ज़्यादा चाहिए। आपने देखा कि खून की कमी 2 लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। खून की कमी माने एनीमिया रोग, एनीमिया रोग, रक्त अल्पता रोग 2 लोगों में। एक तो गर्भवती स्त्री को, धात गर्भवती स्त्री को आप देखो, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो उसकी हीमोग्लोबिन रिपोर्ट कम से कम, हमने कहा हीमोग्लोबिन 12 से 14, 12 तो होना चाहिए, लेकिन उसका बचता है 9, 10, 8 इतना बचता है, आपने देखा होगा। तो वो उस में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी तो बच्चा के विकास कैसे होगा, वो फिर उसके लिए प्रेगनेंसी में बड़ा खतरा हो जाता है। देखिए तो 10 से 12 वर्ष की अगर लड़की है, और दूसरा क्या, किशोरी लड़कियों के लिए, किशोरी लड़कियों मतलब जो 12 से लेकर 19 के बीच की लड़कियां हैं, उनके लिए भी एनीमिया रोग बहुत तेज होता है, क्योंकि उनकी शरीर की ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है, उतनी मात्रा में उनको एनर्जी नहीं उनको ज़्यादा लोहा चाहिए। तो वही हमने कहा 10 से 12 वर्ष के लिए 19 मिलीग्राम, 12 से 15 वर्ष के लिए 20 मिलीग्राम, और 16 से 18 वर्ष के लिए 30 मिलीग्राम, 12 से 15 के लिए 28, 16 से 18 के लिए 30। ये दिक्कतें देंगे आंकड़े आपको, फिर भी मैं कह रहा हूँ कम से कम ये वाला पार्ट, जैसे गर्भावस्था वाला 38 मिलीग्राम, ठीक है। और फिर ये लड़कियों वाला, लड़कियों में कम से कम आप भैया 16 से 18, या एवरेज कम से कम 20 से 30 या 25 से 30 याद कर लो, ऐसा समझ रहे हैं मेरी बात। ये कॉमन आंकड़ा समझ रहे हो ना। तुम सोचो कि ऐसे कैसे रटे हो जाए, तो ये मुझे नहीं लगता रटे हो पाएंगे। कम से कम ऐसे याद करो कि लड़कियों के लिए 25 से 30 मिलीग्राम चाहिए प्रतिदिन, ऐसे याद कर लो, समझ रहे हैं मेरी बात है। एक जुगाड़ तो समझो, जुगाड़ करना, जुगाड़ से काम भी तो होते हैं। ये थोड़ी कि सब सब अपन को बिल्कुल बेइज्जतियों करते हो। अब हमारे दिमाग में कोई प्रिंटर तो लगा नहीं है कि सब मैंने ऐसे फोटो कॉपी कर दी हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं डील बरत रहा हूँ, मैं पूछूंगा आसपास बताओ, ठीक है, नहीं फिर डंडा रखाइए, फिर कुटोगे तुम, ठीक है। अरक्तता एनीमिया, इस पे आप समझ तो गए हो, अरक्तता एनीमिया मतलब अरक्तता, खून की कमी। इसमें 2 चीजें हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। खून की कमी से तात्पर्य होता है रक्त में आरबीसी में, आरबीसी की कमी, क्योंकि आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, क्या होती है, लाल रक्त कणिका जो होती है हमारी, इसको हम आरबीसी कहते हैं। आरबीसी का निर्माण कैसे होता है, हीमोग्लोबिन से। कैसे होता है, इसमें 2 तत्व होते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन।
हीम होता है क्या, लोहा, और ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन। ये लोहा है भाई, और ये क्या है, प्रोटीन है। इसको याद रख लेना। यही ऑक्सीजन के आवागमन के लिए जरूरी है। इस रोग में शरीर में लोहे की हीनता के कारण होता है। ये रोग काय की वजह से होता है, लोहे की कमी की वजह से। लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है। इसलिए अरक्तता के रोगी में रुधिर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। हमारी हड्डी होती है, ये हमारी मान लीजिए कोई हड्डी है, हड्डी को जब बीच में से तोड़ेंगे तो हड्डी के बीच में ये मान लीजिए हड्डी, हड्डी के बीच में एक खोखला स्थान होता है। उस खोखले स्थान में एक लसलसा पदार्थ भरा होता है, लसलसा पदार्थ, ठीक है। उसे हम कहते हैं अस्थि मज्जा, या अंग्रेजी में कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं, बोन मैरो। उस बोन मैरो के अंदर ही आरबीसी का निर्माण होता है। उस बोन मैरो के अंदर क्या बनती है, आरबीसी बनती है, ठीक है भाई। लक्षण क्या है, जिस व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाएगा, अरक्तता से ग्रसित व्यक्ति पीला पड़ जाता है, शरीर में अलग ही दिखना, तो खून की कमी आ गई, आंखों नीचे काले धब्बे बन जाते हैं, उसकी भूख मर जाती है, जल्दी थक जाता है, नेक निकाय, जब सार कोई काम नहीं कर पाएगा भाई, काम करेगा कैसे, एनर्जी से, एनर्जी कैसे आएगी, जब श्वसन होगा, श्वसन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेके कौन आएगा, आरबीसी, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन। वो पूरी कहानी वही है। नियंत्रण के लिए क्या करें भाई, रोकथाम को, इस रोग को कैसे कंट्रोल करें, तो भाई इसमें आप ऐसे पोषक तत्व लें जिनमें क्या मिले आपको, लोह तत्व मिले। शाकाहारी लोग हैं तो उनके लिए मैंने बताया कि भाई हरे पत्तेदार सब्जियां, खास तौर पे पालक में सबसे ज्यादा लोहा होता है ना। या फिर लोहे के बर्तन में बना हुआ भोजन, मांस खा सकते हैं तो वो कलेजी खा जाएं, मुर्गा की, बकरा की, है ना। अंडे, कलेजी, सीरा गन्ने का होता है, अन्न, दालें, पत्तेदार सब्जियां, पालक, बथुआ, चौलाई की भाजी, सेव में, केला में, अमरूद में लोह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। आहार में इन पदार्थों को शामिल करने से लोहे की आवश्यकता की मात्रा की आपूर्ति हो जाती है। जितना हमको चाहिए था तो मिल जाता है, बहुत ज़्यादा लोहा नहीं चाहिए, बहुत कम चाहिए होता है। लोहे की दैनिक आवश्यकता कितनी है हमारी, हमने कहा एवरेज कितनी है, 25 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। मिलीग्राम है, ये ग्राम भी नहीं है, 25 मिलीग्राम, ठीक है। भोजन में लोह युक्त सब्जियां, फल प्रतिदिन लेने से रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये हमारा खनिज कंप्लीट हो गए। अब खनिज के बाद में हमारा क्या आता है, विटामिन, ठीक है। विटामिन को कल ही पढ़ेंगे अपन।